हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करने वाले हैं, अपना 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ मोटिवेशनल कोड भी ज़रूर शेयर करूंगी और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है मैं आपसे वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देख लेते हैं जिसके बेस पे हमारा ये चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि किसी चीज़ के आने की क्या संभावना है, कितने चांसेस हैं आने के। तो प्रोबेबिलिटी का जो मेन फॉर्मूला जो हमने इस चैप्टर में यूज़ करना है, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फ्रेंड्स, ये फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज हमारे पास एक कॉइन है, एक जो हमारे पास कॉइन होता है उसके टू फेसेस होते हैं, एक होता है हमारे पास हेड्स और एक होता है हमारे पास टेल्स वाला पार्ट। सपोज हमने उस कॉइन को दोनों बारी कॉइन्स को टॉस करा, तो इन दोनों कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक बारी हेड्स आ जाए और दूसरे कॉइन में टेल आ जाए। फाइन, ये हमारा कॉइन 1 है और ये हमारा कॉइन 2 है। इन दोनों को हमने एक साथ टॉस करा। फिर हमने जब दोनों को एक साथ दोबारा टॉस करा तो फिर हमने क्या देखा कि इस वाले में, सेकंड वाले कॉइन में इस बार हेड्स आए और फर्स्ट वाले में टेल्स आए। फाइन, फिर हमने एक और बारी टॉस करा तो हो सकता है कि दोनों में ही हेड्स आ जाए। फिर हमने एक और बारी टॉस करा तो हो सकता है दोनों में टेल्स आ जाए। इससे ज़्यादा तो और कोई आउटकम इस इवेंट के नहीं बनेंगे। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स हैं। टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गए 4 टोटल आउटकम्स। ये हो गए हमारे पास 4। अब हमने बताना है, अगर हम बात करते हैं कि हमें सिर्फ probability of getting heads only in both coins, अगर हमें दोनों कॉइन्स में सिर्फ हेड्स ही चाहिए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ये कॉइन 1 था और ये कॉइन 2 है, दोनों में हेड्स आने चाहिए। फाइन, तो मतलब ये वाला तो हमारा सिर्फ एक बार ही हो रहा है ना इवेंट, तो मतलब हमारा फेवरेबल इवेंट हो गया, ये फेवरेबल आउटकम हो गया। और टोटल आउटकम इस पूरे के पूरे इवेंट में कितने हैं, 4। तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ओनली 1 इन बोथ कॉइन्स इज 1/4। अगर हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन ईदर और बोथ कॉइन, कि हमें टेल्स चाहिए या तो एक में या दोनों में, तो फ्रेंड्स मतलब टेल हमारा होना ही चाहिए। तो इसमें तो टेल्स आ नहीं रहा, इस केस में ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें हमारे पास टेल्स है, इसमें हमारे पास टेल्स है और इसमें भी हमारे पास टेल्स है। तो मतलब ये कितने बन गए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स, 3 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो तो हमारे पास 4 ही रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन ईदर और बोथ कॉइन्स इज 3/4। तो फ्रेंड्स, ये जो इस तरह से हम अपने प्रोबेबिलिटी का मेन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, हमने इस चैप्टर में हमें सिर्फ बेसिकली एक ये फॉर्मूला है और 2-3 कंसेप्ट्स और हैं, वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है हमारे पास फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0
और लेस देन और इक्वल्स टू 1। एक ये फॉर्मूला और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो कि हमें चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट वेरी इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, एक ये वाला फॉर्मूला। इन्हें हम थोड़ा इनके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये वाला देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट। अब अभी अगर हमने ये कॉइन्स वाला केस करा था, हेड्स टेल्स, टेल्स हेड, हेड्स हेड्स और टेल्स टेल्स, इसमें हमारे पास ये वाली प्रोबेबिलिटीज आ रही थी। टोटल आउटकम्स है हमारे पास 4 और हमारे पास ये इस तरह से कुछ ये 4 आउटकम्स है। तो हमने करा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर इससे मैं एक एग्जांपल लेकर के देखती हूँ, ऑफ गेटिंग हेड इन ईदर कॉइन, इन ईदर और बोथ कॉइन्स। हमें हेड चाहिए या एक में या दोनों कॉइन्स में। तो इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4। अब मैं दूसरा केस निकाल रही हूँ इसी का ही बिल्कुल उल्टा, कि मुझे ना तो एक में चाहिए ना ही दोनों में चाहिए हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड इन ईदर और बोथ कॉइन, ऊपर वाली लाइन से सेम। तो मतलब वो वाला केस तो एक ही आ रहा है ना, कि इसमें ना एक, इसमें मतलब हेड हमारे पास है ही नहीं, मुझे ना एक में चाहिए ना दोनों में चाहिए हेड। तो मेरे पास वो वाला इवेंट आ गया, वो वाली प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। एक ही इवेंट है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास 4, टोटल इवेंट्स है 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 1/4। अब फ्रेंड्स ये वाला ये दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी हेड नहीं चाहिए और यहाँ पर हमें यहाँ एक या दोनों में ही हेड चाहिए। फाइन, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड वाला है और ये नॉट वाला है। ये पॉजिटिव शो कर रहा है हमारी स्टेटमेंट को और ये नेगेटिव शो कर रहा है हेड के लिए। तो अगर हम इस फॉर्मूले में देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन ईदर और बोथ कॉइन और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड इन ईदर और बोथ कॉइन, अगर हम इस चीज़ को इस फॉर्मूले से कोरिलेट करें तो ये वाली जो, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये PE थी और ये इसके ऊपर जो बार लगा होता है मतलब ये नॉट वाला केस हमारा डिफाइन करता है। तो ये हमारे पास PE बार वाला केस आ गया। तो PE की वैल्यू हो गई हमारे पास 3/4 प्लस PE बार की वैल्यू होगी हमारे पास 1/4 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज 4/4 इज इक्वल्स टू 1, 1 इज इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। दैट मीन्स PE प्लस PE बार इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास ये फॉर्मूला हमारा डिफाइन हो गया। अब हम ये वाला फॉर्मूला देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर ये 0 क्या है और यहाँ पे 1 क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये 1 का मतलब क्या है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो सपोज अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही कॉइन है, फाइन, एक कॉइन की बात नहीं करते, अगर हम 1 रुपये के कॉइन की ले लें बात, 1 रुपये का हमारे पास कोई कॉइन है, अगर हम इसे टॉस कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हमें 1 रुपये कॉइन को टॉस करके हमारे पास 1 रुपीज़ ही आए या 1 रुपीज़ के ही कॉइन है। तो उस केस में अगर हम कोई भी कॉइन को टॉस करेंगे 1 के ही कॉइन है तो 1 ही आएगा ना आंसर। तो उस केस में मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ 1 रुपी कॉइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, क्योंकि जब हमारे पास चांस ऑफ अकरेंस एक ही हो तो उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी पूरी 1 होती है। एक तो हमारे पास 1 इस टाइप में आता है और दूसरा कब आता है जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स को ऐड कर दे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 आ जाती है उस केस में। तो अगर हम एक हमारे पास पॉजिटिव हो और दूसरा बिल्कुल उसका नेगेटिव हो, मतलब जो चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही है ना हमने वो नहीं लेनी, उससे बची हुई जो भी चीज़ है वो हमने यहाँ पे नॉट वाली डाल देनी है, तो उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। तो फ्रेंड्स जैसे अभी मैंने 1 रुपये कॉइन की बात करी कि हमारे पास बहुत सारे अगर 1 रुपये के कॉइन हो और हम उन्हें उछाल करके हमने कहना है कि हमें 1 रुपये की ही प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स हमारे पास अगर एक कॉइन होगा, 1 रुपये का कॉइन होगा तो उसका चांस ऑफ अकरेंस भी एक ही होगा ना, मतलब
जितनी भी बार हमें टॉस करे उसे हमारा आंसर तो 1 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही वैरायटी का कॉइन है। इस केस में 2 रुपये का कॉइन नहीं है या 5 का कॉइन नहीं है। अभी हम सिर्फ 1 रुपये का कॉइन ही देख रहे हैं, उसमें हेड्स और टेल्स अभी हम कुछ नहीं देख रहे। तो जब हमारे पास एक ही इवेंट हो तो उस केस में भी हमारी 1 प्रोबेबिलिटी रहती है, या एक हमारा पॉजिटिव हो और दूसरा हमारा नेगेटिव हो, मतलब इस नेगेटिव में वो सारी वैल्यूज़ हो जो यहाँ पर नहीं है, तो उनको ऐड करके भी हमारा 1 आ जाता है। और फ्रेंड्स, जब हमारे पास चांस ऑफ अकरेंस सिंगल हो तो उस टाइप के इवेंट्स को हम बोलते हैं श्योर इवेंट्स। व्हेन द चांस ऑफ अकरेंस इज ओनली 1, तो उस टाइप के इवेंट्स को हम बोलते हैं श्योर इवेंट्स। फाइन। अब ये जो 0 है, अब ये 0 क्या होता है? अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हम 1 रुपये के कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, बहुत सारे 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, हम उन्हें टॉस कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 रुपये कॉइन। फ्रेंड्स, हमारे पास अगर 1 रुपये के कॉइन है तो हम 2 रुपये के कॉइन कैसे निकाल सकते हैं ना उसकी प्रोबेबिलिटी, वो तो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दैट टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट्स। इन्हें श्योर इवेंट्स और सर्टेन इवेंट्स भी बोल सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 रुपये कॉइन फ्रॉम 1 रुपये कॉइन, 1 रुपये के कॉइन है बट हमें 2 रुपये की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो वो हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट्स आ जाएंगे। और उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा इज इक्वल्स टू 0 होती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, मतलब जो आने ही आने हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ से फिर हमारा क्या कंक्लूड होता है कि जो फाइनल जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, इसकी वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। 0 के बराबर कब होगी? जब हमारे पास वो चांस ऑफ अकरेंस होगा ही नहीं, जैसे कि हमने अभी 1 रुपये के कॉइन के केस में देखा कि हमें 2 रुपये का कॉइन चाहिए। और या तो 0 से ग्रेटर होगी, इक्वल तब हुई जो अभी हमने केस डिस्कस करा, और 0 से बड़ी कब हुई? सपोज हमारे पास कोई नंबर आ रहा है 1/2, 1/16, 1/32 है, तो ये 0 से बड़े ही ना, तो इस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी या तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ही, या तो 1 के इक्वल ही अगर हमारा श्योर इवेंट है, मतलब चांस ऑफ अकरेंस सिंगल है हमारा, या 1 से या तो ग्रेटर हुई या 1 के इक्वल हुई। फ्रेंड्स, अभी 1 से ग्रेटर कैसे हुई? अब जैसे कि हमारे इस केस में प्रोबेबिलिटी आ था 1/4, तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है हमारी 0.25 के इक्वल आ जाएगी। फाइन। तो मतलब ये 1 से तो छोटी है ना, मतलब 1 इज ग्रेटर देन 0.25, तो इस केस में ये हमारा ग्रेटर का साइन आ जाएगा, और इक्वल का कब? जब हमारे पास चांस ऑफ अकरेंस ये सिंगल ही होगा। फ्रेंड्स, ये दोनों फॉर्मूले भी हमने समझ लिया, और एक जो मेन फॉर्मूला है हमारा जो इस चैप्टर में हमें रिक्वायर्ड है, दैट इज टोटल आउटकम्स, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये 3 फॉर्मूलेस की हेल्प से हम अपनी एक्सरसाइज प्रोसीड करेंगे। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E इज इक्वल्स टू, इसमें क्या आएगा? अभी हमने फॉर्मूला करा है कि हमारे पास कोई इवेंट है E, और जो भी टर्म्स इसमें कंटेंट हो रही है उनको ना लेकर के बाकी जो टर्म्स हमारे पास बच रही हैं नॉट E, जो इवेंट्स हमारे पास बच रहे हैं, और इसमें जो इवेंट्स हमारे पास थे, और इसके अलावा वो वाली नहीं लेना जो यहाँ पर है, उन्हें छोड़कर जो इवेंट्स हमारे पास नहीं है वो हम यहाँ पर लेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कुड हैपन इज, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कुड नॉट हैपन इज डैश, जो कि हमारा इवेंट हो ही नहीं सकता। जैसे कि हमने वो कॉइन्स वाला केस देखा था, हमारे पास 1 रुपये के कॉइन है, अगर हम उन्हें टॉस करें और हम कहें कि अगर हमने 2 रुपये कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या 5 के कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 10 के कॉइन की, तो फ्रेंड्स वो तो हमारे पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना, बिकॉज हमारे पास उस टाइप के उस कैटेगरी के कॉइन्स है ही नहीं। तो इस केस में वो वाली प्रोबेबिलिटी हमारी दैट
दैट कैन नॉट हैपन, तो इस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। और इस टाइप के इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम? इम्पॉसिबल इवेंट्स। थर्ड पार्ट देख लेते हैं अपना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी, जो कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी श्योर है कि वो होनी ही होनी है, तो उस टाइप के इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट्स बोलते हैं। और उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी भी क्या आती है? 1। तो पहले तो हमें पूछा है कि दैट इज सर्टेन टू हैपन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस टाइप के इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट्स या सर्टेन इवेंट्स। हमारे पास फोर्थ पार्ट है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जितने भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी फ्रेंड्स कैसी होगी, कितनी होगी? दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अब जैसे कि हमने वो हेड्स वाला केस करा था कि हम अगर एक दो टॉइंस को क्रॉस कर रहे हैं, तो हमारे पास एक बार आ रहा है हेड्स हेड्स, फिर आ रहा है टेल्स टेल्स, फिर आ रहा है हेड्स टेल्स, फिर आ रहा है टेल्स हेड। अब हमने बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड चाहे वो एक बारी हो या दो बारी हो, तो उस केस में 1 2 3 3 बारी आ रहा है 3/4। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इज 4 और कितनी बार आ रहा है? 3 बारी आ रहा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, मतलब हमें हेड एक बार भी नहीं चाहिए, तो उस केस में तो एक ही आ रहा है ना, तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटीज 2 आ गई। इनको ऐड करके इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। फाइन, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, हमारे पास हमने अभी एक फॉर्मूला करा है कि कोई भी इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। यह भी हमने फॉर्मूला करा है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो फ्रेंड्स ये हमारा 5th पार्ट का आंसर आ गया। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली इवेंट्स? एक्सप्लेन। हमने बताना है कि इसमें से कौन से इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं और कौन से नहीं है। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इक्वली लाइकली इवेंट्स होते कैसे हैं। लाइकली इवेंट्स मतलब ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2 हो, मतलब ऐसे अगर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो जिसमें से हमारी एकदम ऑनेस्टली सिर्फ 2 ही प्रोबेबिलिटीज निकलती हैं, उसमें कोई चिटिंग ना हो, तो उस टाइप के इवेंट्स को हम बोलते हैं लाइकली इवेंट्स। सपोज अगर हम कोई कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो एक बार या तो हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना। सिर्फ हमारे पास एक बारी हेड आया और एक बारी टेल आया, एक ही कॉइन है हमारे पास, उसको 2 बारी टॉस कर रहे हैं, तो सपोज एक बारी हेड आ सकता है, एक बारी टेल आ सकता है। फाइन, तो अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल्स टू 1/2, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 2 है हमारे पास, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड इज इक्वल्स टू, या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ पर हेड्स लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं टेल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब दोनों में से कुछ भी आ सकते हैं। तो मतलब ये हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं, इस टाइप के इवेंट्स कि मतलब जिनके आने की संभावना, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी एकदम सेम रहती है। फाइन, तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। किसी ड्राइवर ने चाहा कि वो कोई अपनी कार स्टार्ट कर सके। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। इस टाइप के इवेंट को हम क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली है कि नहीं है कि उसकी कार या तो स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। फ्रेंड्स उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही, उसके बिहाइंड बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो कि हमें नहीं पता। हो सकता है कि उसके पेट्रोल ना हो कार में, या हो सकता है कि उसकी कार का इंजन खराब हो, या हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो। तो उस केस में जो कार स्टार्ट नहीं हो रही, उसके बिहाइंड भी बहुत सारे केसेस बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स जिसके बिहाइंड भी बहुत सारे केसेस बन रहे हो, उस टाइप को हम इक्वली लाइकली में नहीं कंसिडर करेंगे, तो ये हमारा नो आ जाएगा। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल।
शी और ही शूट्स और मिसेस द शूट। अब उसने शूट या तो उसने अटेम्प्ट करा कि वो बास्केटबॉल में अपना प्रॉपरली शूट डाले, अगर उसका जो शूट लग गया तो फ्रेंड्स उस केस में तो हो जाएगा कि हाँ हो गया। अगर नहीं हुआ तो सपोज उस केस में भी उसके बिहाइंड में बहुत सारे प्रॉबिलिटीज हो सकती है कि नहीं हुआ हो सकता है कि वो बास्केटबॉल टूटी हो या और कोई प्रॉब्लम हो, उसको कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो, फाइन। तो इस टाइप के इवेंट्स को भी हम इक्वली लाइकली में कभी कंसिडर नहीं करेंगे। अब अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ क्वेश्चन अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। हमने बोला है कि हमने किसी क्वेश्चन को आंसर करना है या तो ट्रू या फॉल्स। तो इस केस में अगर सपोज कोई स्टूडेंट है, उसने टीचर को आंसर देना है, तो टीचर ने बोला है कि दो प्रॉबिलिटीज़ हैं, अगर या तो आपका आंसर सही हो सकता है या गलत हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस केस में चीटिंग वाला कोई केस नहीं आया, उसके बिहाइंड कोई प्रॉबिलिटीज़ नहीं है, या तो उसका सही होगा आंसर या गलत होगा। तो इस केस में ये वाले इवेंट्स हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स में कंसिडर होगा। द आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो येस इट इज़ एन इक्वली लाइकली इवेंट। और फोर्थ क्वेश्चन इज अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। किसी बेबी का बॉर्न हुआ, या तो वो लड़का हो सकता है या ये भी लड़की या वो लड़की हो सकती है, तो येस दिस इज ऑल्सो एन इक्वली लाइकली इवेंट। अगर फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ ना आया हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पेपर में आना ही नहीं है, ये सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है, Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? तो सिर्फ कोई भी फुटबॉल गेम अगर स्टार्ट होनी हो तो कौन सी टीम अपने डिसीजंस करेगी, इसके लिए हमेशा कॉइन ही क्यों चूज़ किया जाता है? बिकॉज फ्रेंड्स कॉइन से हमेशा हमारे जो इवेंट्स होते हैं वो इक्वली लाइकली होते हैं, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। अगर किसी टीम ने हेड सेलेक्ट करा, दूसरी ने टेल, और उन्होंने डिसाइड करा है कि जो विनिंग टीम होगी जिसका हेड आया वो टीम जिसका फर्स्ट ऊपर जो फेस हुआ कॉइन का, या हेड्स आया या टेल्स आया, वो वाली टीम जीत जाएगी। सपोज टीम ए है, इसने चूज़ किया था हेड, और टीम बी है, इसने सपोज चूज़ किया था टेल्स। तो सपोज इन्होंने कॉइन जब टॉस किया, हेड्स आ गया, तो मतलब ये टीम ए विन कर गई और टीम बी लूज कर गई, या टेल्स आ गया तो टीम बी विन कर गई और उस केस में टीम ए लूज कर गई। तो इसके लिए कॉइन हमेशा यूज़ क्यों होता है? बिकॉज कॉइन से हमेशा जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो हमेशा इक्वली लाइकली इवेंट्स आते हैं। उस केस में कोई चिटिंग करने की कोई संभावना नहीं होती, मतलब हम कोई चिटिंग नहीं कर सकता उसके बिहाइंड, फाइन। अगर कोई और केस हो तो उसमें चिटिंग भी हो सकती है, बट इस केस में कोई चिटिंग नहीं हो सकती, फाइन। तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो टोटली अनप्रिडिक्टेबल होता है, कोई पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि हाँ ये इसका आंसर होगा। इस वजह से हमारे कॉइन्स का ही यूज़ किया जाता है, बिकॉज कॉइन्स आर या कॉइन अ सिंगल कॉइन इज यूज्ड because events from coin are equally likely events या तो हेड्स होगा या टेल होगा, ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, फाइन। And the answer in this case is totally unpredictable. Unpredictable मतलब कि जिसके बारे में हम कोई आइडिया नहीं लगा सके, कि कुछ प्रेडिक्ट ही ना कर सके कि क्या हमारा एग्जैक्टली आंसर होगा, फाइन। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमारे पास 4 ऑप्शंस है और हमने बताना है कि इनमें से कौन से जो कि हमारे पास आंसर्स है वो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी पर्टिकुलर इवेंट की। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें पता है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और लेस देन और इक्वल्स टू 1। हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है, फाइन। मतलब कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उसकी जो वैल्यू है हमेशा 0 से बड़ी रहेगी
या उसके इक्वल हो सकती है, या और 1 से या तो बड़ी रहेगी या उसके इक्वल हो सकती है, नेगेटिव में नहीं हो सकती। फाइन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं 2/3, ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो यस दिस इज, ये हमारी प्रोबेबिलिटी कुछ हो सकती है। सेकेंड हम देखते हैं -1.5। अब फ्रेंड्स हमने तो यहाँ इस फॉर्मूले में देखा है कि जो प्रोबेबिलिटी है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है। मिनिमम 0 से कोई और छोटा नंबर नहीं हो सकता, और ये तो हमारे पास नेगेटिव में 0 से भी छोटा है, दैट मीन्स ये वाला जो इवेंट है ये हमारा नहीं हो सकता। फाइन। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है 15%। 15% का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? परसेंट जहाँ पर भी आ जाता है ना, उसका मतलब 1/100 से वो नंबर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है 1/100 से। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करें, 5 3 15, दिस इज 3/20, दिस इज ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज फर्दर ग्रेटर देन 0, तो मतलब येस दिस कैन बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब फोर्थ है 0.7 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 7/10, दिस इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, एंड फर्दर दिस इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब येस दिस कैन ऑल्सो बी एन इवेंट। तो मतलब हमारा सिर्फ बी पार्ट है जो कि कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, एंड दिस इज अवर आंसर। फ्रेंड्स हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है इज इक्वल टू 0.05। फाइन। हमने फ्रेंड्स कैलकुलेट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये हमने कैलकुलेट करना है। हमने एक फॉर्मूला कर रखा है अपना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। फाइन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू तो हमें पता है, दैट इज 0.05 plus probability of not e, this we have to calculate. So probability of not e is equals to 1 minus 0.05। तो 1 में से अगर हम 0.05 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0.95। तो probability of not e is equals to 0.95 and this is our answer. Friends, let's start with the question number 6. हमारे पास 6 क्वेश्चन है, a bag contains lemon flavored candies only. सिर्फ एक बैग में सिर्फ लेमन के फ्लेवर की ही कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी? मालिनी ने क्या करा, बिना बैग में देखे एक कैंडी निकाली, तो हमने बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। सपोज हम फ्रेंड्स ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी को PO से डिनोट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब गाइज अगर हमारे पास बैग में सिर्फ लेमन के ही फ्लेवर की ही कैंडीज हो तो हम ऑरेंज की तो निकाल ही नहीं सकते ना, दैट इज इम्पॉसिबल। सो दैट टाइप ऑफ इवेंट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। तो दैट मीन्स इस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 0। फाइन। अब सेकेंड है, इन्होंने पूछा है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, उसने बिना देखे बैग में हाथ डाला और एक कैंडी निकाली, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी क्या होगी? अब सारी लेमन की ही है तो प्रोबेबिलिटी इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही चांस ऑफ अकरेंस है, और इस टाइप के इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट, जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो हमारे पास इस केस में आंसर आ गया 1। एक का आंसर आ गया 0 और दूसरे का आ गया 1। दिस इज अवर आंसर। लेट्स स्टार्ट विद द 7th क्वेश्चन। हमारे पास 7th क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। मतलब कोई 2 स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी बता रहे कि उनके सेम बर्थडे की जो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज उनकी जो प्रोबेबिलिटी है सेम बर्थडे ना होने की, दैट इज 0.992। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाला केस आ गया। इस केस में ये हमें दे रखा है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? अब बताना है कि उनके जो सेम बर्थडे है उनके प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। नॉट हैविंग द सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.992। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे, इसको B से डिनोट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू
1 माइनस 0.992, फाइन। वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1। तो उस हिसाब से हमारे पास, क्योंकि फॉर्मूला हमारा ये बना इज इक्वल्स टू 1 और इसकी वैल्यू 0.992 जो कि इधर जाकर के नेगेटिव में हो गई, फाइन। तो 1.000 माइनस 0.992 इज इक्वल्स टू दिस इज 0.008। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे आ गया हमारे पास 0.008 एंड दिस इज अवर आंसर। लेट्स स्टार्ट विद द 8th क्वेश्चन। हमारे पास 8th क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। किसी बैग में हमारे पास रेड बॉल्स कितनी है 3 और ब्लैक बॉल्स कितनी है 5, फाइन। क्वेश्चन में हमें पूछा है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। बैग से कोई भी बॉल रैंडमली निकाल ली गई है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो हमने बताना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है ये क्या होगी, और आगे पूछा है नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, ये हमने बताना है। तो फ्रेंड्स हम अगर रेड की बात करें तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स रेड के लिए कितने हैं 3, फाइन। तो हम सारे के सारे 3 आउटकम्स लेंगे कि मतलब टोटल हमारे पास, अगर हम टोटल बॉल्स देखें तो हमारे पास 8 आ गई, फाइन। अब 8 में से 3 तो रेड है, तो मतलब रेड 3 बार आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज इक्वल्स टू 3/8 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फाइन। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड, मतलब वो रेड नहीं होनी चाहिए, किसी और कलर की होनी चाहिए। तो कोई और कलर तो हमारे पास सिर्फ ब्लैक ही है जिसके फेवरेबल आउटकम्स 5 हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ से हो गए हमारे पास 8। तो फ्रेंड्स दिस इज अवर आंसर। लेट्स स्टार्ट विद द 9th क्वेश्चन। हमारे पास 9th क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें वाइट मार्बल्स हैं 5, जिसमें वाइट मार्बल्स है 8, रेड मार्बल्स है हमारे पास 5 और ग्रीन मार्बल्स है हमारे पास 4, फाइन। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। हमने क्या करा है, बॉक्स से कोई भी मार्बल रेंडमली उठा लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। हमने बताना है कि जो रेड मार्बल है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वाइट मार्बल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और नॉट ग्रीन मार्बल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब हमें ग्रीन नहीं चाहिए, बाकी कोई और कलर भी हो सकता है, फाइन। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम देखें टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने होंगे, या टोटल मार्बल्स हमारे पास कितने होंगे, 8 + 5 = 13 + 4 = 17। तो मतलब ये हमारे पास टोटल आउटकम्स आ गए, फाइन। अब हमने फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है कि रेड के लिए बताना है, वाइट के लिए बताना है और ऑरेंज के लिए बताना है, सॉरी नॉट ग्रीन के लिए बताना है। तो रेड के लिए हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स इज 5 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 17, फाइन। तो इसके लिए हमारा आंसर आ गया 5/17। अब वाइट के लिए इन्होंने पूछा है, तो हमारे पास वाइट के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 8 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल हमारे पास है 17। तो इस केस में हमारे पास आंसर आ गया 8/17। अब इन्होंने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन, मतलब हमें ग्रीन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए, बाकी किसी और कलर के हो सकते हैं, मतलब वो वाइट भी हो सकता है और रेड भी हो सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने बन रहे हैं 13 और टोटल आउटकम्स फ्रेंड्स हमारे पास वही रहेंगे 17। तो हमारा आंसर आ गया 13/17। फ्रेंड्स हमारे पास 10th क्वेश्चन है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन। किसी पिगी बैंक में 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, 50 पैसा कॉइन्स टोटल कितने हैं हमारे पास उस बैंक में 100, 51 रुपये कॉइन्स और 1 रुपये कॉइन कितने हैं
50, 22 रुपी कॉइन, ₹2 कॉइन्स कितने हैं 20 एंड 10 5 रुपी कॉइन, और ₹5 के कॉइन्स कितने हैं टोटल 10। फाइन। आगे इन्होंने बोला है इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin? फर्स्ट इज 50 पैसा कॉइन की बताने हमने प्रोबेबिलिटी, और सेकेंड इन्होंने बोला है विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, मतलब 5 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या करा कि जो पिगी बैंक में इतने कॉइन्स थे, तो रेंडमली उन्होंने क्या करा कि पिगी बैंक को ऐसे उल्टा करा और इक्वली लाइकली, मतलब विदाउट एनी चीटिंग, कोई भी कॉइन बाहर आकर के निकल गया। तो हमने बतानी है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो 50 की अगर वो जो कॉइन निकला है वो 50 पैसा हो, तो 50 पैसा कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो फ्रेंड्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने हैं। दिस इज 0 5 6 7 8 180। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास है 180। हमने बताना है कि ये 50 पैसा कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी है। फाइन। तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ से 100 बन रहे हैं हमारे पास, और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 180। कैंसिल आउट करेंगे 5/9। फाइन। और नॉट ₹5 कॉइन, मतलब 5 का कॉइन नहीं होना चाहिए, बाकी वो कोई भी हो सकता है। तो मतलब टोटल तो 180, 5 वाले अगर इससे कैंसिल कर दे तो 170 बचेंगे हमारे पास, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास कितने हैं 180। तो टोटल आउटकम्स 180, दिस इज 17/18 एंड दिस इज फ्रेंड्स अवर आंसर। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद 11th क्वेश्चन। सो हमारे पास 11th क्वेश्चन है गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी ने कुछ फिशेस बाय करी अपने एक्वेरियम के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। किसी शॉपकीपर ने क्या करा, अपने टैंक में से 5 मेल फिश निकाली और 8 फीमेल फिशेस निकाली गोपी को देने के लिए। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास मेल फिशेस कितनी है। ये है हमारे पास 5, और फीमेल फिश कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास है 8। फाइन। हमने बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश। फाइन गाइस। तो हमारे पास मेल फिश टोटल कितनी है 5, और ये तो फेवरेबल आउटकम आ गया, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ से कितने हो गए 13, या टोटल फिश हमारे पास कितनी हो गई 13, तो 5/13। दिस इज अवर आंसर। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 and 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। कोई हमारे पास गेम ऑफ एरो है, उसमें हमारे पास इस तरह से कुछ स्पिनिंग व्हील है, 1 to 8 नंबर्स दे रखे हैं। वन 2 3 4 5 6, ये ज़्यादा हो गया, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। इस तरह से कोई गेम है जिसमें नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे कोई एरो है, सपोज ये एरो है। अब इस व्हील को स्पिन करके हमारा जो ये एरो है ये किसी भी सिंगल नंबर पे पॉइंट कर सकते हैं। सपोज इस व्हील को स्पिन करा और ये जो व्हील है ये हमारा
जो हमारा ये जो नंबर है ये इस एरो पे अभी 8 पे रुक रखा है, सपोज ये स्पिन करके आकर के ये 2 पे रुक जाए, फाइन। तो हमने बतानी है कुछ प्रोबेबिलिटीज़, और ये सारे के सारे इवेंट्स कैसे हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, मतलब ये इनके जो चांस ऑफ अकरेंस है दैट इज अनप्रिडिक्टेबल। तो हमने बतानी है, हमने कुछ प्रोबेबिलिटीज़ बतानी है इस केस में कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, फर्स्ट पॉइंट इज 8, सेकेंड इन्होंने बोला है एन ऑड नंबर, थर्ड बोला है इन्होंने अ नंबर ग्रेटर देन 2, और अ नंबर लेस देन 2। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमने बताना है कि ये 8 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो एक बार ही अगर 8 एक बार ही अगर हो सकता है, हमारे पास सिंगल चांस ऑफ अकरेंस है इसकी, तो मतलब व्हील में व्हील में 8 एक ही बार लिखा गया है ना फ्रेंड्स, तो इसकी चांस ऑफ अकरेंस 1 रहेगी, और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 8। तो फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज इक्वल्स टू 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। अब बोले आगे एन ऑड नंबर। अब फ्रेंड्स हमारे पास इस पूरे व्हील में कितने ऑड नंबर्स, 1, 2, 3 और 4 ऑड नंबर्स है हमारे पास। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 4 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 8 ही रहेंगे। तो दिस इज 1/2, ये कैंसिल आउट करके हमारा आंसर आ गया। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इन्होंने पूछा है अ नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब कोई ऐसा नंबर जो कि 2 से बड़ा हो। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल नंबर्स कितने आ गए 6, और ये तो फेवरेबल आउटकम्स है, और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 8। दिस इज 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, फाइन। तो हमारा आंसर आ गया 3/4। और आगे इन्होंने पूछा है अ नंबर लेस देन 2, अ नंबर लेस देन, इट्स नॉट 2, अ नंबर लेस देन 9, मतलब कोई जो नंबर जिसकी प्रोबेबिलिटी 9 से छोटी हो। तो फ्रेंड्स यहाँ तो सारे ही नंबर 9 से छोटे हैं, फाइन। तो फेवरेबल आउटकम्स भी हमारे पास 8 आ गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी हमारे पास 8 हो गए, कैंसिल आउट होकर के हो गया 1। तो इस केस में हमारा आंसर आ गया 1। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 13th। हमारे पास 13th क्वेश्चन है अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है कि कोई डाइस को हमने अगर थ्रो करा है तो कोई प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्राइम नंबर की क्या होगी। सेकेंड उन्होंने पूछा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 थर्ड इज एन ऑड नंबर। हमने बताना है कि प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर की क्या होगी अगर हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि हमारा ये जो डाइस होता है ये क्यूबिकल फॉर्म में होता है, इस तरह से कुछ, और डॉट्स बने होते हैं यहाँ पे 1, जैसे कि यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर सपोज ये 3 हो गया, इस टाइप से डॉट्स बने होते हैं। तो हमने बताना है कि, तो हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास आउटकम्स कितने आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ से इस डाइस से आउटकम्स आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स हो गए। बताना है हमने कि प्राइम नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स वो जो किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ खुद के टेबल में ही आते हैं। 1 की बात करें गाइस तो 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ नेचुरल नंबर। 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, ये खुद के टेबल में ही आता है।
3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 3/6। टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई हमारे पास 3/6, कैंसिल आउट करके हमारे पास आंसर आ गया 1/2। फाइन। अब सेकेंड इन्होंने पूछा है अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में जो नंबर्स लाई कर रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितने हैं नंबर्स, 3। तो फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गए हमारे पास, और टोटल आउटकम्स कितने फ्रेंड्स, उतने ही रहेंगे 6। तो इस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो 1/2। सेकेंड इन्होंने पूछा है, थर्ड इन्होंने पूछा है एन ऑड नंबर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो फ्रेंड्स हमारे पास 1, 3, 5 दीज आर द 3 ऑड नंबर्स विच यू आर हैविंग। तो फ्रेंड्स इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी फेवरेबल आउटकम्स हुए 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6, कैंसिल आउट होकर के 1/2। दिस इज अवर आंसर। लेट्स स्टार्ट विद द 14th क्वेश्चन। हमारे पास 14th क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमारे पास कोई डेक है 52 कार्ड्स का और उसमें से कोई एक कार्ड निकाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो सबसे पहले हमने बतानी है फर्स्ट पार्ट में किंग ऑफ रेड कलर। सेकंड में इन्होंने हमसे पूछा है अ फेस कार्ड। थर्ड में इन्होंने हमसे पूछा है अ रेड फेस कार्ड। फोर्थ इन्होंने पूछा है द जैक ऑफ हर्ट्स। फिफ्थ इन्होंने हमसे पूछा है अ स्पेड। और सिक्स्थ इन्होंने हमसे पूछा है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। फाइन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास डेक में किस किस टाइप के कार्ड्स होते हैं। कुछ सिंबल्स सबसे पहले हम उनकी शेयर करते हैं। एक हमारे पास इस टाइप से होता है, एक इस टाइप से कुछ होता है हमारे पास, एक हमारे पास कार्ड होता है कुछ इस टाइप से। फाइन। और एक होता है हमारे पास इस सिंबल का कार्ड, इसको हम बोलते हैं डायमंड, इसको हम बोलते हैं क्लब। फाइन। इसको हम बोलते हैं स्पेड और इसको हम बोलते हैं हार्ट। फाइन फ्रेंड्स। और इस टाइप के हमारे पास डेक में 13 कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि ये रेड कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, ये भी ब्लैक कलर का होता है और ये हमारे पास रेड कलर का होता है। फाइन फ्रेंड्स। और इसमें हमारे पास 3 फेस वाले कार्ड्स होते हैं, ए से स्टार्ट होकर के सो ऑन टिल ए। हमारे को हम एज 1 इसको लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर होता है हमारे पास जे, क्यू और के। के होता है हमारे पास किंग, क्वीन और जैक। फाइन। इस तरह से हमारे पास कुछ 13 कार्ड्स होते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और A। ये हमारे पास टोटल 13 ये, 13 ये, 13 ये और 13 ये, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। फाइन। तो सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है किंग ऑफ रेड कलर। हमें चाहिए कोई किंग और उसका कलर होना चाहिए रेड। तो फ्रेंड्स रेड कलर एक डायमंड में आ जाएगा किंग, ये तो हमारे पास ब्लैक है, ये भी ब्लैक है और एक हर्ट वाले में आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास टोटल 2 किंग्स है रेड कलर के। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2 और टोटल आउटकम्स 52। टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 है, तो इसे कैंसिल करके हमारे पास 2, 6 = 12। तो इसको कैंसिल आउट करके हमारे पास आंसर आ गया 1/26। फाइन। सेकेंड इन्होंने बोला है अ फेस कार्ड। अब हमने बताना है कि कोई भी हमने कार्ड अगर निकाला तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। इसमें से टोटल फेस कार्ड कितने, 3 यहाँ पर है,
3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे है और 3 ही यहाँ पर है फेस कार्ड। ये KQ जो होते हैं ना, यही हमारे फेस कार्ड होते हैं। फाइन, तो हमारे पास 12 फेस कार्ड्स हैं आउट ऑफ 52। 4 3 ज़ा 12, 4 3/13 आ गया इसका आंसर। फाइन, अब इन्होंने आगे पूछा है और रेड फेस कार्ड। अब फेस कार्ड तो होना चाहिए बट वो रेड कलर का होना चाहिए, तो वो तो हमारे पास 2 ही है, बाकी तो हमारे पास ब्लैक है, सॉरी तो ब्लैक है, रेड एक तो ये आ गया और ये वाला आ गया रेड। फाइन, तो ये हमारे पास टोटल कितने होगी 6/52, कैंसिल आउट हो जाएगा 3/26। फाइन, अब इसके बाद द जैक ऑफ हर्ट्स। हमें जैक चाहिए, जे वाला कार्ड चाहिए हमें, बट वो सिर्फ हर्ट वाला होना चाहिए, तो ये तो हमारे पास एक ही कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/52। फाइन, अब हमें चाहिए और स्पेड वाला कार्ड कौन सा है, ये वाला है, और टोटल स्पेड्स हमारे पास कितने 13 है, तो 13/52 दैट इज 1/4। फाइन, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड वाली हमें एक क्वीन चाहिए, मतलब डायमंड वाली क्वीन तो सिर्फ एक ही होगी ना पूरे डेक में, डायमंड वाले कार्ड्स 13 है और 13 में से सिर्फ एक ही क्वीन है, तो दैट इज 1/52, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। एंड फ्रेंड्स, दीज आर अवर आंसर्स। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द 15th क्वेश्चन। हमारे पास 15th क्वेश्चन है 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। हमारे पास कोई 5 कार्ड्स हैं, उनको अच्छी तरह से उनकी शफलिंग कर दी गई है, और जो कार्ड के जो फेस है वो डाउनवर्ड्स उनका फेस कर दिया गया है। कैसे, मतलब जैसे हमारे पास कार्ड होता है, सपोज कि हमारे पास कार्ड है, तो यहाँ पर उसका फेस है और यहाँ पर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर डिज़ाइन बना होता है जो कि सारे कार्ड्स के लिए सेम ही होता है, तो मतलब इस तरह से उस डिज़ाइन को ऊपर कर दिया गया, और जो बेसिकली उनके जो नंबर्स हैं या उनमें जो भी पिक्चर्स बनी है वो नीचे छुपा दी गई हैं। अब आगे बोल रहे हैं 1 कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, एक कार्ड रैंडमली उठाया गया है, तो हमने पहले बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन, कि मतलब क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 10 कार्ड्स हमारे पास 15th क्वेश्चन में कौन कौन से हैं, 5 कार्ड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो 10 वाला है हमारे पास, एक हमारे पास जैक है, एक हमारे पास क्वीन है, एक हमारे पास किंग है और एक हमारे पास एस है। और फ्रेंड्स, ये सारे के सारे कार्ड्स किस तरह के हैं, डायमंड वाले हैं, मतलब रेड वाले हैं, डायमंड वाले। तो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। 5 कार्ड्स में से ये जो टोटल आउटकम्स हमारे पास 5 आ गए, इनमें से 5 में से एक की क्वीन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/5। फाइन, अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर क्वीन निकाली और उसको साइड में रख दिया गया, तो मतलब उस केस में सेकेंड पार्ट में क्या होगा, फिर हमारे पास ये क्वीन खत्म हो जाएगी, क्वीन मतलब रहेगी नहीं, हमारे पास सिर्फ 4 ही कार्ड्स रहेंगे, फिर हमारे पास टोटल आउटकम्स भी 4 हो जाएंगे। फाइन, इन्होंने आगे बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, तो यहाँ से एस की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/4, और ये तो ए पार्ट था इसका, और बी पार्ट अ क्वीन, मतलब अब हमें क्वीन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर तो हमारे पास 10 वाला है कार्ड, एक जैक है, किंग है और एस है, क्वीन तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। फाइन, 0 अपॉन टोटल आउटकम्स इज 4 विच इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब इस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 0। दिस इज अवर आंसर। लेट्स स्टार्ट विद द 16th क्वेश्चन। हमारे पास 16 क्वेश्चन है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड अप विद 132 गुड वंस। 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं जिनको 132 गुड वंस के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया गया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। अब ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम पेन को देखकर ही बता दें, सेम पेन होंगे वो, हम बता नहीं सकते देख करके कि कौन सा डिफेक्टिव है और कौन सा गुड है। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब इससे क्या करा है, एक पेन रैंडमली निकाल लिया गया है। डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। हमने बताने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो पेन है जो निकाला गया दैट इज़ अ गुड वन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं।
फ्रेंड्स ये हमारे पास है 12 और गुड पेन्स हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास है 132। तो फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ पेन्स हमारे पास कितने हो गए, 154। फाइन, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स हो गए। हमने बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन। तो टोटल हमारे पास गुड पेन्स कितने हैं, 132 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 12 से जाएगा, 12 1 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर, अगेन 12 1 ज़ा 12, फिर 12 1 ज़ा 12, 2 रिमाइंडर, 12 2 ज़ा 24, 11 अपॉन 22 इज अवर आंसर। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द 17th क्वेश्चन। हमारे पास 17th क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। कुछ एक हमारे पास कुछ लॉट है, काइंड ऑफ अ बॉक्स, उसमें 20 बल्ब हैं जिसमें कि 4 डिफेक्टिव हैं। 1 बल्ब इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। एक बल्ब रेंडमली उस लॉट से निकाला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। हमने बताना है कि जो बल्ब डिफेक्टिव है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल बल्ब्स कितने हैं। दीज आर 20। यहाँ से डिफेक्टिव कितने आ गए, 4। तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, 16। फाइन, तो हमने बतानी है कि जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब की हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है। दिस इज टोटल डिफेक्टिव बल्ब्स हमारे पास 4 है और टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स डिफेक्टिव प्लस नॉन डिफेक्टिव 20 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। अब इसके सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है, दिस वाज द फर्स्ट वन। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। सेकेंड केस में क्या करें कि हमने इस फर्स्ट केस में जो हमने सपोज करा था कि जो हमने बल्ब निकाला दैट इज द डिफेक्टिव वन। अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है कि सपोज जो आपने जो बल्ब फर्स्ट पार्ट में निकाला था वो नॉन डिफेक्टिव था और उसको किसी से रिप्लेस नहीं किया गया है। मतलब ये नहीं कि उस बल्ब को निकाल के आपने कोई और दूसरा बल्ब डाल दिया, उसको क्या करा आपने निकाल के साइड में रख दिया। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। तो जब बचे कुछ जितने भी बल्ब्स थे उनमें से आपने एक बल्ब रैंडमली निकाला। फाइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो हमने बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बल्ब होगा वो नॉन डिफेक्टिव होगा। तो हमने इस केस में सेकंड पार्ट में हमने क्या सपोज किया, जो बल्ब जो हमने निकाला था वो नॉन डिफेक्टिव था और उसको साइड रख दिया। फाइन, जो सही था, जो गुड वन था। तो टोटल हमारे पास जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स थे वो 16 थे। अब 16 में से जो एक निकल गया तो बचे कितने, 15 बचे। फाइन, और इन 20 में से भी एक कम हो गया, 19 रह जाएंगे बिकॉज उस केस में उस बल्ब को तो निकाल के हमने साइड रख दिया। जो बचे कुछ 19 बल्ब्स हैं, अब हम उनसे प्रोबेबिलिटी काउंट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स आ जाएंगे इस केस में 19। तो 15/19 इस केस में हमारी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज अवर आंसर। फ्रेंड्स जो हमारा 18th 19th क्वेश्चन है ये आप खुद ट्राई करेंगे। 20th क्वेश्चन है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। जो हमारा 21st क्वेश्चन है ये भी आप खुद ट्राई करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं अपना। 22nd क्वेश्चन है, आप इसे भी स्किप कर सकते हैं बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन भी नहीं आते पेपर में। और जो 23rd क्वेश्चन है वो अभी हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। एक गेम है जिसमें 1 रुपी कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है और उसके आउटकम को नोट किया गया है। जैसे कि सपोज कॉइन एक ही है बट आउटकम को किस टाइप से नोट किया गया है, उसी कॉइन को 3 बार ही उछाला है। सपोज जैसे कि एक बारी हेड्स आ रहे हैं, टेल आ रहा है, फिर हेड्स आ रहे हैं, तो इसको एक एज अ सिंगल आउटकम इसको सपोज किया गया है इस टाइप से। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे कि हम जब 3 कॉइन्स को एक बारी में टॉस करते हैं तो वो आउटकम्स नोट कर लिए, या एक ही कॉइन को 3 बारी टॉस करके उस पूरे को एक आउटकम बना दिया, बात एक ही होती है। आगे इन्होंने बोला है हनीफ विंस इफ द
टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, जो हनीफ है वो जीत रहा है अगर जो टॉसेस हैं वो सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं, दैट इज हेड्स, 3 हेड्स और 3 टेल्स। अगर वो 3 बारी कॉइन को टॉस कर रहा है, अगर तीनों बारी हेड आ रहा है तो मतलब वो गेम को जीत जा रहा है, या अगर तीनों बारी टेल आ रहा है तो मतलब वो गेम को जीत जा रहा है, अगर नहीं आ रहा तो मतलब वो हार जा रहा है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, हमने बतानी है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या होगी। तो फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग उसकी है हेड्स 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 या टेल्स टेल्स टेल्स। तो यहाँ से उसके 2 आउटकम्स आ गए, फाइन। और वैसे ही फ्रेंड्स अगर हम 3 बारी, जैसे एक कॉइन को 3 बारी अगर हम टॉस करके कोई आउटकम बना रहे हैं, या 3 कॉइन्स को सिंगल एक बारी टॉस करके वो आउटकम्स नोट कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स इस टाइप से होते हैं, हेड्स हेड्स हेड्स, टेल्स टेल्स टेल्स, टेल्स हेड्स हेड्स, हेड्स टेल्स टेल्स, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, और हमारे पास हेड हेड टेल, और 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप का ही एक और होता है हमारे पास, टेल हेड हेड को हेड टेल टेल, और टेल हेड हेड, टेल हेड हेड भी हो गया, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड और हेड टेल टेल भी हो गया, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल भी हो गया, टेल टेल हेड, एक हमारे पास होता है टेल टेल हेड, फाइन। तो इस टाइप के हमारे पास टोटल 8 इवेंट्स आते हैं। अगर हम बात करें कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या होगी, तो फ्रेंड्स अगर उसके ये वाले 2 आउटकम्स आ रहे हैं, मतलब 2 हैं, तो वो जीत जा रहा है, और टोटल आउटकम्स हमारे पास है 8, तो ये 1/4 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज इक्वल्स टू 1, फाइन। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग निकालनी है, दिस इज 1 - 1/4, दिस इज 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग गाइज हमारे पास आ गई 3/4 एंड दिस इज अवर आंसर। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 24। हमारे पास 24th क्वेश्चन में इस टाइप के कुछ टेबल का यूज होगा। 24th क्वेश्चन है हमारे पास, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 will come up either time, 5 will come up at least once, 5 will not come up at least either time and 5 will come at least once। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि एक जो डाइस है उसको 2 बारी थ्रो करके आउटकम्स निकाल लिए गए। फ्रेंड्स इस केस में भी जैसे हमने पीछे कॉइन वाला करा था ना, कि एक कॉइन को 3 बारी टॉस करके 3 बारी के जो आउटकम्स आ रहे हैं उसको एज ए सिंगल आउटकम कंसिडर किया गया है, या अगर आप 3 कॉइन्स ले लो, उनको एक बारी टॉस करके जो भी आउटकम आ रहा है आप उसको एज ए सिंगल आउटकम कंसीडर करोगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपके पास डाइस को 2 बारी थ्रो किया गया है और आउटकम निकाले गए हैं, ठीक है। तो आप इस केस में या तो 2 डाइस भी ले सकते हो जिनको एक बारी थ्रो करके आउटकम्स आप नोट कर लो, या एक डाइस को आपने 2 बारी थ्रो करके 2 आउटकम्स को एज ए सिंगल आउटकम कंसीडर करना है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस टाइप से आ जाते हैं कुछ, फाइन। अगर जैसे आपने एक बार डाइस को थ्रो किया तो एक बारी 1 आया और दूसरी बार भी 1 आ गया, फिर दोबारा किया तो एक बारी 1 आया दूसरी बार 2, सो ऑन टिल ऐसा प्रोसीजर 6,6 तक चलता रहता है, मतलब दोनों में जब तक 6 और 6 आ जाए इस टाइप से भी एक हमारे पास आउटकम आ सकता है, फाइन। तो अभी क्वेश्चन में बोल रखा है कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 5 दोनों में से किसी भी टाइम नहीं आया, फाइन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि हमें मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे 1,1 है, हमें 5 नहीं चाहिए, एक भी बार ना आया हो 5, फाइन। तो ऐसे हमारे पास कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5, इसको स्किप कर देंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये तो हम लाइन ही अपनी स्किप कर देंगे, उसमें सब में 5 आ रहे हैं, 21 22 23 24 एंड 25। तो मतलब ऐसे टोटल आउटकम्स आ गए हमारे पास 25, फाइन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 25 अपॉन, और ये टोटल हमारे पास
ये फेवरेबल आउटकम से 25 और टोटल आउटकम से हमारे पास 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 25/36। सेकेंड पार्ट इन्होंने बोला है 5 विल कम एटलीस्ट वंस, मतलब एक या एक से ज़्यादा बारी, कम से कम एक बारी तो 5 आए ही आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने। फाइन। अब फ्रेंड्स इसमें 5 एक बार भी नहीं आ रहा था और दूसरे में एटलीस्ट वंस आ रहा है, तो मतलब अगर आप 1 - 25/36 भी कर दो तो 11/36 आ गया, ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। फाइन। या तो अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो कि हमें 5 एटलीस्ट 1 टाइम्स तो चाहिए, तो मतलब एक तो ये रहा 1 2 3 4 5 6, ये तो पूरी लाइन ही आ गई। फाइन। और 7 8 9 10 11। फाइन। तो ऐसे भी हमारा आंसर 11/36 आ गया। एंड फाइनली दिस इज अवर आंसर। अब फ्रेंड्स अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। हमने बताना कि इनमें से कौन से आर्ग्यूमेंट्स करेक्ट हैं और कौन से आर्ग्यूमेंट्स करेक्ट नहीं है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपने रीजन भी देना है उसके लिए। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 heads, 2 tails, or each one of them. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. इन्होंने बोला है कि आपने कोई 2 कॉइन्स को टॉस करा है और बता रहे हैं कि 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। या तो आपके दोनों वाली हेड्स आ रहे हैं, देख लेते हैं हम कैसे। या तो दोनों बारी हेड्स आ रहे हैं हमारे, या दोनों बारी टेल्स आ रहे हैं, या एक बारी हेड या एक बारी टेल। फाइन। तो इन्होंने बोला है कि हर एक के लिए, जो हर एक आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। फ्रेंड्स अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, फाइन, हमें एक हेड चाहिए या इधर मतलब कि दोनों में से एक में तो एटलीस्ट हेड हो ही हो। फाइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट अ सिंगल हेड। तो अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो हमारे पास एक बारी हेड ये आ रहा है, दूसरी बार ये और तीसरी बार ये, तो ये 3/4 हो गया। अभी तो हमने एक ही एग्जांपल देखा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 आ गई। और इन्होंने बोला है कि हर एक के लिए, हर एक केस के लिए प्रोबेबिलिटी हमारी 1/3 होगी। तो फ्रेंड्स दिस इज टोटली रॉन्ग। ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमारा, ऐसे तो आंसर आ ही नहीं रहा है। Fine. So this very illustration which is given to us is wrong. अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है if a dice is thrown there are 2 possible outcomes. अगर कोई डाइस थ्रो किया गया तो हमारे कोई 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। या तो ऑड नंबर हो सकते हैं या आपके इवन नंबर हो सकते हैं। Therefore the probability of getting an odd number is 1/2. तो इन्होंने बोला है कि अगर डाइस कोई थ्रो किया गया है तो नंबर कितने होते हैं डाइस में। अब ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ से कितनी आ गई, 3/6, दैट इज 1/2। और इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1 2 3 इज 3/6, यस 1/2। सो येस दिस इलस्ट्रेशन इज करेक्ट। एक बारी फर्स्ट वाले को हम दोबारा से देख लेते हैं। इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes. हमें इस केस में बोला है कि 3 possible outcomes हो सकते हैं। तो 2 heads and 2 tails और 1 of each। मतलब इस केस में हमें ये नहीं दिया है। अगर हम इसको जैसे ध्यान से देखें तो दिस इज heads tails या tail head। फाइन। मतलब दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। हेड और टेल वाला केस, ये हम दोनों में से कोई एक ही केस लेंगे। फाइन। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे इस केस में 3 हो रहे हैं। तो आगे क्या रहे हैं, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। हर एक आउटकम के लिए क्या प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। अब फ्रेंड्स हम इस केस में हो भी सकता है 1/3 हो सकती है, यस। अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली हेड तो 1/3 होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली टेल तो 1/3 होगी।
फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर अ हेड और अ टेल तो भी 1/3 होगी। बट फ्रेंड्स ऐसा भी तो केस आ सकता है ना कि अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट अ हेड, मतलब कम से कम एक हेड तो हो ही, तो उस केस में हमारे पास तो प्रोबेबिलिटी 2/3 आ जाएगी। फाइन। तो इन्होंने जो इलस्ट्रेशन दे रखी है वो रॉन्ग है। दैट मीन्स अगर इन्होंने बात कर रखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट अ टेल, मतलब हमें एक टेल चाहिए ही चाहिए, तो उस केस में भी प्रोबेबिलिटी 2/3 आ जाएगी। तो आपने ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करना है इस केस में ऐसे। तो मतलब ये जो इन्होंने जो हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं दैट इज रॉन्ग, बिकॉज इससे हम और कुछ पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज भी निकाल सकते हैं। फाइन। सो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज हमारी यही तक। अब हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, और जो क्वेश्चंस हमने स्किप किए हैं आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी ईजी, थोड़ी ही वेटेज कैरी करता है ये, बट आप इसको ज़रूर करें चैप्टर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिलअप है, आपको 1 मार्क में ही आएगा। 5 अगर आए तो 5 आ सकते हैं, 5 मार्क में वैसे आते नहीं है, ये सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको आते हैं। तो आपको एक फिलअप आएगा 1 मार्क का। देन सेकेंड क्वेश्चन आपको आएगा नहीं पेपर में। थर्ड क्वेश्चन इज, ये भी अगर आपको आ भी सकता है तो यह 1 मार्क का ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। फोर्थ क्वेश्चन ऑल्सो कैरीज 1 मार्क्स। फिफ्थ क्वेश्चन ऑल्सो कैरीज 1 मार्क्स। सिक्स क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आ सकता है। सेवन्थ क्वेश्चन ऑल्सो कैरीज 1 मार्क्स। एट्थ क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, बिकॉज जिसमें 2 पार्ट्स है, जिसमें जितने पार्ट्स हैं वो उतने मार्क्स का आएगा। नाइन्थ क्वेश्चन ये आपको 3 मार्क्स का भी आ सकता है, बिकॉज इस केस में आपके 3 पार्ट्स हैं। 10th क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आएगा, इसमें आपके क्योंकि 2 पार्ट्स हैं। 11th आपको 1 मार्क का ही आ सकता है। 12th क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको 4 मार्क का भी आ सकता है, या 2 मार्क्स का भी आ सकता है, हाफ मार्क ईच पार्ट के लिए। 13th क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का आएगा। 14th क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स का वैसे आता तो नहीं है, बट ये 3 मार्क्स का ही रहेगा, हाफ मार्क ईच के लिए बोर्ड वाले आपको दे सकते हैं। 15th क्वेश्चन यह आपका रहेगा 3 मार्क्स का, 3 to 4 मार्क्स का आ सकता है आपका। 16th क्वेश्चन यह आपका रहेगा 1 मार्क का। 17th क्वेश्चन ये आपका 3 मार्क्स का रहेगा। 18th क्वेश्चन ये भी आपका 3 मार्क्स का रहेगा। 19th क्वेश्चन ये अगर आएगा तो 1 मार्क का ही आएगा, या 2 का भी आ सकता है, बट ये 1 का ही आएगा। 20th क्वेश्चन आपको आना नहीं है। 20th क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आएगा। 22nd क्वेश्चन की भी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत कम है, इसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हम फिर। 23rd क्वेश्चन आपको 1 मार्क का आएगा। 24th क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आ सकता है। 25th क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आ सकता है। इलस्ट्रेशन आपको पर इलस्ट्रेशन आपको 1 मार्क का ये आ सकता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू। फ्रेंड्स, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू। दैट मीन्स फ्रेंड्स, आप हमेशा अपने आप पे भरोसा बनाए रखिए, बिकॉज आपको जितना खुद भी नहीं पता कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को आगे शेयर करना, और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स, स्टे एट होम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।